नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, 24 अगस्त 2024 को देश के प्रधानमंत्री जी की देश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से एक बैठक संपादित हुई, जिसमें कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, तो उस मांग पे भी सरकार ने अपना रुख दिखा दिया है। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई लॉन्च की है, उसको मंजूरी दे दी गई है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये खबरें प्रकाशित भी हो गई हैं, प्रसारित भी हो गई हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको 1 अप्रैल 2000 लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, जो हम समझ पाए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करेंगे। और इसमें कुछ प्रश्न भी हैं जो कि अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, क्योंकि यह देश भर के शिक्षक एवं कर्मचारियों का पेंशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण चैनल है और समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम पेंशन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार के द्वारा जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है वह 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। और जो अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ रहा है कि जो शिक्षक साथी या कर्मचारी साथी इससे पहले एनपीएस में कवर्ड हैं या फिर जिन्होंने एनपीएस के अंतर्गत जो पेंशन ले रहे हैं, क्या वे भी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसके जवाब यह है कि 1 अप्रैल 2025 से जब यह स्कीम लागू हो जाएगी, तो यदि कोई कर्मचारी या शिक्षक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहता है तो उनके लिए विकल्प पत्र दिए जाएंगे, और यदि वे एनपीएस में ही रहना चाहते हैं तो उनको विकल्प पत्र भरने की तब आवश्यकता नहीं होगी। वो यस या नो जो भी उसमें विकल्प पत्र में मांगा जाएगा उस आधार पर तय हो जाएगा कि जो शिक्षक या कर्मचारी है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाह रहे हैं या फिर एनपीएस में ही रहना चाह रहे हैं। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो महत्वपूर्ण पिलर्स हैं वो 3 पिलर्स हैं। एक है इसमें एश्योर्ड पेंशन, दूसरा इसमें है एश्योर्ड फैमिली पेंशन और तीसरा इसमें है एश्योर्ड गारंटीड पेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एश्योर्ड पेंशन की कि एश्योर्ड पेंशन में इन्होंने क्या प्रावधान रखा है। तो यहाँ पर पहले एक बात को आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आप एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन देते थे बेसिक प्लस डीए का 10%, यहाँ भी आपको हर महीने बेसिक प्लस डीए का 10% देना ही होगा। और जहाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इसकी एवज में अपना 14% अंशदान करती थी, तो अब राज्य सरकार या केंद्र सरकारें इसको बढ़ाकर 18.5% अपना कंट्रीब्यूशन कर देगी। तो एक प्रावधान ये है कि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन अभी भी होता ही रहेगा। अब इसमें जो दूसरा प्रावधान है कि इसमें जो फुल पेंशन पाने का क्राइटेरिया है उसकी जो लिमिट रखी गई है वो 25 वर्ष की सेवा आपकी होनी ही चाहिए। उसके बाद ही आप इसमें फुल पेंशन के हकदार होंगे। और इसमें फुल पेंशन का मीनिंग है कि जब आपका रिटायरमेंट की जो एज होगी या रिटायरमेंट की जो डेट होगी उससे 12 महीने पूर्व का जो बेसिक है उसका एवरेज देखा जाएगा और उस एवरेज के बेस पे ही आपका जो पेंशन का बेसिक है वो 50% उसका तय किया जाएगा कि आपका जो रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाता रहेगा। अब महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या इसमें डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जिसको पेंशनर के लिए डियरनेस रिलीफ बोला जाता है, क्या उसका भी प्रावधान किया जाएगा। तो अभी जो न्यूज़ चैनल्स में खबरें प्रसारित हो रही हैं, प्रचारित हो रही हैं और जो हमने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से सुना भी है और जो हम समझे हैं, तो उसमें डीआर का प्रावधान भी किया गया है। इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्सेशन जैसे पेंशनर के लिए होता है, सेम वही सिस्टम यहाँ पर भी लागू किया जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, और डीआर का भी प्रावधान किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अलावा जो एश्योर्ड, इसका जो दूसरा पिलर है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, यदि किसी कर्मचारी की जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कवर्ड होगा
और वो पेंशन पा रहा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस को जो उनका बेसिक पेंशन का चल रहा होगा उसका 60% उनकी स्पाउस है उनको प्रदान किया जाएगा। और इसमें जो अंतिम जो इसका एक पिलर है वो है एश्योर्ड गारंटेड पेंशन। यदि 10 साल की सेवा किसी कर्मचारी या शिक्षक ने कर दी है जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं, तो उनको मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाती रहेगी और डीआर इसमें अलग से जोड़ा जाएगा। तो यदि किसी कर्मचारी की जो सेवा काल है वो 10 वर्ष से ज़्यादा है लेकिन 25 वर्ष से कम है, तो उसमें ये एक कैलकुलेशन के आधार पे उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा कि उनके जो अंतिम बेसिक है उसका कितना % पेंशन के रूप में बनेगा। जैसे कि जो पहले कैलकुलेशन होती थी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, उसमें आपको छमाहियों की संख्या गिनी जाती थी, कितने आपकी छमाहियाँ हैं या फिर कितने आपके हाफ्स, टोटल हाफ्स होते हैं, तो उनके आधार पर पेंशन का भी निर्धारण होता था, उसकी कैलकुलेशन भी होती थी। तो इसी प्रकार से इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस रखी गई हैं और वो आने वाले समय में क्लियर भी हो जाएगा कि ये आपको किस प्रकार से, यदि आपकी सेवा काल 10 साल से 25 साल के बीच में है। तो ये 3 पिलर्स हैं। एक तो जो 50% अंतिम बेसिक का जो 50% आपको पेंशन मिलेगी, उसके लिए जो आपकी लिमिट है, जो सेवा काल है वो 25 वर्ष का रखा गया है कि 25 वर्ष तो आपकी सेवा को कंप्लीट होना ही चाहिए। दूसरा हमने बताया कि फैमिली पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन की यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है पेंशनर की, तो उनका जो अंतिम बेसिक था मृत्यु के समय उसका 60% उनके स्पाउस को प्रदान किया जाएगा। और 10 साल की यदि किसी ने सेवा की है, मात्र 10 साल की, तो वो मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन पाने का हकदार हो जाएगा। अब इसमें जो सरकार के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा एक जो न्यूज़ चैनल्स में बयान भी दिया जा रहा है कि रिटायरमेंट के जो कुछ बेनिफिट्स होते हैं उनमें यदि किसी कर्मचारी की 30 साल की सेवा हो गई है तो उसमें जो 6 महीने का बेसिक और डीए उनको रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ हमें थोड़ा सा डाउट ये है कि क्या ग्रेजुएटी को केवल इसी रूप में देखा जा रहा है, क्या ग्रेजुएटी प्रदान की जाएगी अब या नहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। तो ये थोड़ा सा हमें शंका पैदा कर रहा है यहाँ पर कि इसमें ग्रेजुएटी का प्रावधान होगा या ये जो 30 साल की सेवा में मात्र 6 महीने का बेसिक और डीए रिटायरमेंट बेनिफिट में देने की बात जो कही है वो थोड़ा शंका पैदा करती है। इसके अलावा क्या जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे उनके जो आश्रित हैं, क्या उनके लिए मृतक आश्रित में नौकरी लगने का प्रावधान भी किया जाएगा अथवा नहीं, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। और इसमें अभी जो बातें और क्लियर होनी है कि क्या आप यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं तो रिटायरमेंट के समय क्या आप अपनी पेंशन का कम्यूटेशन यानी कि पेंशन की बिक्री को करवा पाएंगे या नहीं, तो ये भी आगे देखने वाली बात होगी। अभी सरकार का इसमें नोटिफिकेशन भी जारी होना है, तो उसके आधार पर ही हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि यदि कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आता है तो कितनी सेवा काल में उसको कितनी पेंशन मिल सकती है, ये पूरी कैलकुलेशन हम एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो फिलहाल की अपडेट यही है कि जो यूनियन कैबिनेट है उसने ये प्रस्ताव को पारित कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है और ये अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। और इसमें एनपीएस वालों के लिए भी विकल्प मांगा जाएगा कि आप एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या फिर यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में जाना चाहते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे शीघ्र नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।